हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था जीव जंतुओं के आंतरिक व बाह्य अंग व उनके कार्यों में विभिन्नता। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जैव विभिन्नता क्या होती है, और जीव जंतु पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जीव जगत क्या है। जीव जगत को बताया था आपको आर.एस. विटेकर ने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आपका मोनीरा, दूसरा था आपका प्रोटिस्टा, तीसरा आपका कवक, और चौथा आपका था प्लांट किंगडम यानी कि उसको बोलते हैं पादप जगत, यानी कि फ्लोरा भी उसका नाम था। और ये फ्लोरा हो गया। इसके बाद आपका जो पांचवा था वो था आपका जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जिसका नाम था आपका फोना। ठीक है, तो 5 जगत हमने उस क्लास में पढ़ लिए थे। स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो भी श्वसन क्रिया या फिर जो भी क्रियाएं होती हैं सजीवों में। लास्ट क्लास में आपको सिर्फ 2 क्रिया पढ़ाई थी, एक तो श्वसन और दूसरी प्रचलन। ठीक है, आज की क्लास में हम जो और भी सजीवों की क्रियाएं हैं वो पढ़ेंगे, और साथ साथ उनमें कौन कौन से अंग प्रयोग में आते हैं, किसमें क्या होता है, वही सब पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली क्रिया है आपकी श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया के लिए एक श्वसन तंत्र पाया जाता है सभी में। जैसे बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें एक विकसित स्वतंत्र श्वसन तंत्र पाया जाता है। जैसे मनुष्य में क्या है, फेफड़े होते हैं, फेफड़े के साथ साथ क्या है, नासिका, नासाद्वार, ये सभी होते, तो ये सभी श्वसन तंत्र में आ जाएंगे अंग। तो वही है, जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए जो अंग पाए जाते हैं उसमें क्या है, त्वचा, गिल्स, वातक नली, एयर होल्स, और यहाँ पर फेफड़े और ऐड कर देना। ठीक है, फेफड़े भी पाए जाते हैं। कौन से मतलब एयर होल्स किस में पाए जाते हैं, तो त्वचा से श्वसन कौन करता है, ये सभी आपको लास्ट क्लास में मैंने लिखवा दिया था। पौधों में श्वसन की बात करें तो पौधों में श्वसन की क्रिया के लिए पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जो पौधों में श्वसन की क्रिया होती है वो तने और जड़ में भी होती है, तो वहाँ पर भी रंध्र पाए जाते हैं। इस क्रिया में होता क्या है या कार्य क्या है इसका, तो ऑक्सीजन इसमें ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालना और ऊर्जा प्राप्त होना, यही क्या है, श्वसन की क्रिया है। ठीक है, ये निकालना पूरा लिखा है। नेक्स्ट आते हैं वृद्धि। तो वृद्धि के लिए हम सभी के, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, इन सभी में क्या होते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स का सभी में श्रावण होता है, हार्मोन्स निकलते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, वृद्धि होती है। ये हार्मोन्स आपका बहुत डिटेल में दिया है बुक में, तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि जब पादप हार्मोन की बात करते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं आपके पादप हार्मोन। और जंतु हार्मोन की बात करें तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु हार्मोन्स जिन ग्रंथियों से निकलते हैं उन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको हार्मोन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, वहाँ पर इसको क्लियर करेंगे। हार्मोन्स के कारण जो वृद्धि होती है, जंतु पादप दोनों में हार्मोन्स के कारण ही वृद्धि होती है। और पेड़ पौधों में अग्रभाग में कलिका से वृद्धि होती है। जैसे आपको शायद आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ध्यान हो, जहाँ पर आपका जड़ और तना था, तो वहाँ पर तने पे मैंने आपको बताया था कि जो तना होता है, तने का जो सिरा होता है, वहाँ से वृद्धि स्टार्ट होती है। ऐसे पत्तियाँ निकलती रहती, नई नई पत्तियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, सिरे से। तो जो पौधों की जो वृद्धि होती है वो कहाँ होती है, अग्रभाग यानी कि सिरे से होती है। अच्छा, इस वृद्धि के बाद हमें देखने परिवर्तन क्या होगा या कार्य क्या होगा इसका। तो वृद्धि में क्या होता है, शरीर के अंगों का विकास होता है। अगर पादप में वृद्धि हो रही है तो पौधों की लंबाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, पोषण। स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही रेल बनी जा रही हूँ। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, टाइम है अभी, लेकिन इतना ये नहीं कि हम आराम से करते हुए चलें। इसलिए जितना होता जा रहा है साथ साथ में आप लोग उतना तैयार करते हुए चला करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है मेरी, तो जितना भी होता है मुश्किल से 10 या 15 मिनट का टाइम होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, मतलब 30 मिनट से कम की ही क्लास रहती है। बहुत रेयर बता रही हूँ कि जो 30 मिनट तक जाएगी, वरना 30 मिनट से कम यानी कि 15 या 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है क्लास। तो जितना सिलेबस हो जाता है एक क्लास का, उसको तुरंत का तुरंत आप अपना रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे एक बार और फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, बस इतने में आपका तैयार हो जाएगा। लास्ट टाइम पे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ्स में आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मैथ्स में आप लोग की बहुत बच्चों की बैक लगती है। देखिए, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं बस आपको समझा सकती हूँ, मैथ्स करना आपको ही है। कैलकुलेशन वहाँ आपको करनी है, मेथड कहाँ कौन सा लगना है ये भी आपको करना है। बस आप क्या कर सकते हैं, जितना मैंने मैथ्स में पढ़ाया उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है वो लेक्चर को 1 से 2 बार देख लिया करो, 2 से 3 बार कर लो, कोई परेशानी थोड़ी ना है। अपना फ़ोन, अपना घर, सब कुछ है, तो अब आराम से उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो। बस जितना मैथ्स को प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतनी ही मैथ्स आसान हो जाएगी, और आगे भी आपकी टेट में भी काम आनी है, तो मैथ्स से भागना नहीं है। ठीक है,
चलिए, यहाँ तो बस 25 नंबर की आती है डीएलएड में, वहाँ आपको 30 नंबर की देखने को मिलेगी और ऐसे ही सुपर टेट में भी मिलने वाली है। तो मैथ्स पे फोकस करिएगा अपना, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण। पोषण क्या है आपका? जंतु में पोषण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है और पाचन तंत्र में विभिन्न अंग पाए जाते हैं। एक बात बताई थी आपको लास्ट सेमेस्टर में कि जो भी पादप हो या जंतु हो, उसके निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। ये कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ठीक है, कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनता है। फिर ऊतक तंत्र मिलके क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग मिलके क्या बन जाता है आपका? अंग तंत्र। और ये पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होगा? अंगों से ही मिलकर बना होगा। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं जंतुओं की बात करें तो मुख आ जाता है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, यकृत, ये सभी क्या हैं? आपके पाचन तंत्र के अंग हैं। क्योंकि यकृत से क्या है? पित्तरस स्रावित होता है, तो वो भी किस में आता है? इसी में काम आता है, भोजन को पचाने में। अब इसमें क्रिया क्या होती है? तो भोजन के पोषक तत्व जो होते हैं वो सरल रूप में बदल जाते हैं। जैसे विटामिन हो गए, उसमें मिनरल्स हो गए, जो भी हैं वो सारे क्या हैं? एक जटिल रूप में होते हैं, उपस्थित होते हैं भोजन में। वो शरीर के अंदर जाकर क्या होते हैं? धीरे धीरे सरल रूप में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। यही क्या है? आपकी पोषण की क्रिया है। उसके बाद जो भी पोषक तत्व है उनको अवशोषित कर लिया जाता है और हमारी बॉडी उनको यूज़ करती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों में। तो पौधों में जो पोषण होगा वो कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं परिसंचरण पर। तो परिसंचरण की क्रिया का मतलब क्या है? कि हमारे शरीर के अंदर वहन करना। जैसे पोषक तत्व हुए तो उनका भी वहन होता है। अगर पौधों की बात करें तो उनमें जल और भोजन का संवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ना, वही आपका परिसंचरण में आता है। परिसंचरण के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ में आपका आता है शिरा और धमनियाँ। ठीक है, शिरा और धमनियों को मैं भी पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके में चैप्टर दिया है बायोलॉजी का जहाँ से आपकी शिराएँ क्या होती हैं इसके बारे में पूछा गया था। चलिए, पौधों में क्या पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या होता है? जा से जाइलम, जा से जल। तो जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है। किस किस का करेगा? जल और खनिज लवण का। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए और वन लाइनर क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जाइलम का काम क्या होता है? तो जल व खनिज लवण का संवहन करना। और फ्लोएम का वर्क क्या होता है? पानी का संवहन करना। किसका? सॉरी, पानी कह रही हूँ मैं, गलती हो गई। फ्लोएम, फा से फूड यानी कि खाना। ठीक है, भोजन का संवहन करता है। किसका? खाना का। तो उम्मीद करती हूँ भूलेंगे नहीं आप लोग। जाइलम, जा से जल और जा से जाइलम। ठीक है, और दूसरा क्या? फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फा से ही आपका क्या हो जाता है? फूड। तो फ्लोएम खाने का संवहन करता है और जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है। आगे अब बात करते हैं उत्सर्जन की। तो जो उत्सर्जन है जंतुओं में, उत्सर्जन के लिए त्वचा पाई जाती है, गुदाद्वार पाया जाता है, यहाँ से वो उत्सर्जन करते हैं। जैसे पसीना निकलता है त्वचा से, ऐसे ही आपका जो ये कहते हैं CO2 है, CO2 भी निकाली जाती है ना, ये भी क्या एक उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, पसीना भी उत्सर्जी पदार्थ हो गया। पौधों में बात करें तो पौधों में रबर प्राप्त होती है, गोंद प्राप्त होता है। ये सब क्या है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पौधों में जो तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इनके द्वारा उत्सर्जन होता है। गोंद और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? ये उत्सर्जन की आप उदाहरण देख सकते हैं कि गोंद किससे प्राप्त हो रहा है? उनकी उत्सर्जी क्रिया से ही जो पदार्थ बन रहा है वही गोंद है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजनन तंत्र की। तो प्रजनन तंत्र में क्या है? सॉरी, प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन में आपका जनन तंत्र, एक विकसित जनन तंत्र पाया जाता है, जिसमें क्या है? जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं। और पौधों की बात करें तो पौधों का जो आपका है रिप्रोडक्शन, वो आपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में आपके में था, पूरा डिटेल में था। पौधों में किस प्रकार से जनन होता है, लैंगिक अलैंगिक सब कुछ आपका दिया था। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जो पौधे हैं उनमें क्या है? नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं। पुंकेसर बोलते हैं नर जनन अंग को और मादा जनन अंग को बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब इस जनन होता क्या है? तो जनन क्या होता है आपका? कि अपने ही जैसे नए जीव या नए पौधे की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाएं और इनसे जो भी आपके अंग थे वो रहे।
और लास्ट सेमेस्टर में आपका तंत्र बहुत अच्छे से थे, परिसंचरण तंत्र वगैरह, तो वहीं से हैं। अगर नोट्स बने तो रिवीजन कर लेना, वैसे इतना डिटेल में आता नहीं है आपका थर्ड सेमेस्टर में। बस ये है आपका कि जितना भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और जितना भी आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पूछ ली जाती हैं। एक बार फोर्थ सेमेस्टर में आपका उत्तोलक पूछ लिया गया था। आप उत्तोलक जबकि आपने कहाँ पढ़ा होगा, सेकेंड सेमेस्टर में। तो कुछ साइंस की चीज़ें ऐसी हैं आपकी कि पूछ ली जाती हैं, भले ही वो सेमेस्टर में है या नहीं है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे अनुकूलन हो गया, इन सभी को आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ के जाना। फिर भी अनुकूलन मैं कराऊंगी क्योंकि आपका एक चैप्टर है पर्यावरण का, तो उसमें मैं आपको अनुकूलन कराऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज हम इतना ही रखते हैं। अब जो आपका टॉपिक बचा हुआ है वो है हार्मोन्स। ठीक है, नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं आ पाई थी साइंस की, पर आज मैं कोशिश करूँगी कि आपका हार्मोन्स मैं आज करवा दूँ, नहीं तो कल आपका मॉर्निंग में ये जो टॉपिक है हार्मोन्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका जो पादप हार्मोन है और जंतु हार्मोन है, इनसे क्वेश्चन आपके आगे जो भी आप अगर कोई बच्चे 6 to 8 का भी टेट देंगे तो उनमें आपका जो साइंस आती है वहाँ पर आपको ये हार्मोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।